हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश में लोकसभा और विधानसभा को ठीक से चलने नहीं दिया जा रहा है, जिसका विरोध विपक्षी पार्टियों ने पुरजोर तरीके से किया है। आज के इस डिबेट में हम देखेंगे कि कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, जो कि एक बहुत ही विख्यात प्रवक्ता मानी जाती है, उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक को लाइव डिबेट में किस तरीके से उनको खदेड़ा है, आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। उन्होंने देश में 2014 से सत्ता कर रही पार्टी बीजेपी से सवाल किए और उनके कार्यकाल के बारे में अजय आलोक से सवाल किए, जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था। यह सब देखते हुए गोदी पत्रकार की आंखें नम हो गई कि उनके होते हुए भी रंजीत रंजन, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने उनके सामने ही अजय आलोक को निचोड़ कर रख दिया। आप इस डिबेट को पूरा देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। रंजन जी, आपके पास आते हुए रंजीत जी, देखिए आज पहले तो उन्होंने प्रियंका जी के भाषण से हिमाचल प्रदेश का जो सेब किसानों का उन्होंने मुद्दा उठाया, उस पर उन्होंने प्रश्न किया, उसका भी जवाब दीजिएगा। लेकिन जब जब संविधान की चर्चा होती है, बीजेपी और जाहिर तौर पर इमरजेंसी को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, और ऐसे में वो प्रश्न हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहेगा। Not bad. Now you. देखिए अंजना जी, इनकी दुखती रग पे ना आज हाथ रखा गया है। संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस का मतलब होता है देश की आवाम को आर्थिक मजबूती, देश की आवाम को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी, देश की आवाम को कुछ भी पहनने का, कुछ भी ड्रेस पहनने की आजादी, देश के आवाम को हर धर्म को मानने की आजादी। 2014 से आप आए हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ आलोक जी, राहुल, प्रियंका जी ने भी यही कहा कि भैया कब तक कोसते रहेंगे हम लोग को। 2014 से आप खुद ही कहते हैं कि तीसरी बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं। भैया अपना सफेद पेपर तो दिखाओ। आप जो कहकर आए थे कुछ तो हम लोगों ने कहा ना, हाँ भाई, अगर हम लोगों ने 55 साल राज किया है तो 2-4 गलतियां शायद हुई होंगी, लेकिन आप तो बताओ आपने क्या करा। आप उस संविधान को लेकर आए, युवाओं को नौकरी देने के लिए लेकर आए। आज जो पार्लियामेंट में हो रहा है, आज जो अपर हाउस में हो रहा है, आप लोग तो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके राज में आज जो संविधान हमें फ्रीडम देता है, बोलने की अभिव्यक्ति देता है, अपने राइट के लिए लड़ने की अभिव्यक्ति देता है, आज आप ईडी, सीबीआई, आईटी से पूरे एजेंसीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कार्टूनिस्ट अगर कार्टून बना देता है, मुंबई का याद है क्या आपको? वो भी संविधान में आता है, उसको जेल भेज दिया गया था। कितने सोशलिस्ट को सिर्फ व्यंग करने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और आज आपका संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अपर हाउस को भी कंट्रोल करने की जो कोशिश हो रही है, जो स्पीकर का पद है, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, वाइस प्रेसिडेंट से भी ऊपर का पद स्पीकर का पद कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी माननीय सभापति कहना पड़ता है, उस पद की भी गरिमा नहीं रखी। अगर उस पद की भी गरिमा नहीं रखी तो ये किसकी धज्जियां उड़ रही हैं? ये संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देश की सबसे बड़ी पंचायत को भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्या संविधान में लिखा है क्या? आप उनसे पूछिए, संविधान में लिखा है क्या कि जिसकी सत्ता आएगी वो अपनी मनमानी से सदन को चलाएगा, सदन को चलाने की कोशिश करेगा? इधर उधर की बात ना करें, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर आए। मजा आया। ठीक है, आशुतोष जी एक बार बोल लें, उसके बाद से अजय आलोक जी आप इसका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी, जो प्रश्न अजय आलोक का था, वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ने देखिए आज कास्ट सेंसस से लेकर तमाम मुद्दे पर संविधान की जो मूल भावना है उसको लेकर एक लंबी उन्होंने चर्चा की, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जिनके पिता ने खुद एक बड़े समाजवादी नेता के तौर पर इमरजेंसी के दौरान लाठियां खाई थी, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या बोला तूने? जी धन्यवाद। देखिए, पहले तो ये वो मंथली पेज की बात कर रहे थे, तो ये ज्ञात है कि 42वें संविधान संशोधन में जब मंथली पेज शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद मौजूद थे जिनके आधार पर भारत को पहले से भी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जा सकता था।
भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को यह विश्वास दिलाया गया था कि उनके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। संविधान में भारतीय राज्य का कोई भी धर्म घोषित नहीं किया गया और न ही किसी खास धर्म का समर्थन किया गया। इनफैक्ट संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान होंगे। धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात की सुनिश्चित करते हैं कि जो पिछले 10 सालों से इस देश में हो रहा है, एक धर्म विशेष पे टिप्पणी करके उसको अलग थलग करके दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है? क्या ये संविधान की आलोचना नहीं है? क्या बात है? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की तौहीन नहीं है? तो ये हमको ज्ञान देने से पहले अपने ऊपर पहले देखा करें। अब बात करी है कि माननीय मुलायम सिंह यादव और समाजवादी सोच के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इस बात को मानता हूं कि इमरजेंसी का दौरान भारत के संविधान के ऊपर एक काला धब्बा था, है और रहेगा। इससे कांग्रेस पार्टी भी मुंह नहीं मोड़ सकती है। लेकिन उस समय के अधिनायकवाद के खिलाफ था। अगर उस समय भारतीय जनता पार्टी ये करती तब भी नेता मुलायम सिंह यादव उसके खिलाफ होते। आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आज अखिलेश यादव उसके खिलाफ खड़ेंगे। आपकी नीति, आपकी नीयत इतनी खोटी है कि आप इमरजेंसी से बदतर हालात करके है देश के। जिस प्रकार से देश को आपने धर्म के नाम पे काटा है, जिस प्रकार से धर्म को अलग अलग हिस्सों में आपने काट दिया है, रंग रूप राज्य हर जगह तो आपने लड़ाई लड़ा दी है और आप लगातार बात करते हैं कि संविधान की आप रक्षा करते हैं। अगर ये बात बिल्कुल सही है, अगर आज भारतीय जनता पार्टी को किसी ने इस संविधान को बदलने में रोका है तो वो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है। वरना ये तो वो लोग हैं जिनके मुंह में ये जबान चढ़ गई थी कि अब की बार 400 पार और संविधान बदल के देंगे। क्या रह गया इनके अंदर? उसी उत्तर प्रदेश से जहां प्रधानमंत्री आते हैं वहीं से हमने रोका है। हम जानते हैं ना ये तब बाबा साहब को मानते थे न अब बाबा साहब को मानेंगे। ये सिर्फ वोट के चक्कर में है। मनुवादी लोग हमको समाजवाद और हमको बाबा साहब के बारे में ना बताएं और अपने आप को आईने में देखना शुरू करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है अजय आलोक जी, आप यहीं से पूरा सिरा उठाइए, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। रंजीत जी कह रही हैं कि आप लोग हर संस्था को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, आप सभापति के जरिए देश की संसद को भी मैनिपुलेट करना चाहते हैं अब। और वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि बाबा साहब के संविधान के बारे में समाजवादियों को आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। दोनों पर आपका जवाब। चीटिंग करता है तो इंदिरा गांधी का एक डायलॉग था, बहुत फेमस डायलॉग था, उनकी बायोग्राफी में भी लिखा हुआ है, आई वॉन्ट कमिटेड जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड कमिटेड इंस्टीट्यूशंस। बड़ा फेमस था ये, कमिटेड कमिटेड कमिटेड। और ये लोग हम पे कह रहे हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ईटी, आईटी, ईडी, सीबीआई बड़ा नाम लेती। आईटी, ईटी, सीबीआई आपके यहां जाती है तो क्यों कुछ मिल जाता है भाई? घोटाले कैसे मिल जाते हैं, पैसा कैसे मिल जाता है, रिकवरी कैसे हो जाती है? महादेव ऐप में 400 करोड़ की फिर रिकवरी हो गई। अब बोलिए भूपेश बघेल को फंसा दिया। ये छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय बोलते थे, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती थी कांग्रेस पार्टी। आज क्या बोलेगी? 350 करोड़ रुपए का सीजर होता है इनके एमपी के यहाँ, उसको कहते हैं कि शराब का पैसा है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। देखिए वो ये कह रहे एक बार रंजीत जी बोल रहे, उसके बाद से हाँ रंजीत जी बोलिए। देखिए इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप बार बार, आज प्रियंका जी भी ने भी मेंशन किया कि सब वॉशिंग मशीन में धुल के आते हैं। वो कहते हैं कि गंदे कपड़े वाले लेके घूमते क्यों हैं? जहां जहां रेड में कुछ पकड़ाता है वही पकड़ाए जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो ना भाजपा वालों को कांग्रेस से बहुत प्यार है, कांग्रेस के बगैर इनकी दुकान चलती नहीं है। ये तीसरा इनका आ रहा है, तीसरी बार ये सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन बगैर कांग्रेस इनको वोट मिलती नहीं है। बगैर कांग्रेस को कोसे इनका काम अधूरा रह जाता है। इनसे आप पूछिए, हमारे मैले कपड़ों की बात कर रहे हैं भाई साहब, नाम लिखाऊं क्या? असम से लेके, महाराष्ट्र से लेके, दिल्ली से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, जिनके मैले कपड़े थे, मान लिया, अरे आप अपने में ले जाके वॉशिंग मशीन में, कौन सी वॉशिंग मशीन है जरा हमें भी तो बताओ। नाम गिनाऊं क्या, कितने लोगों को लेके गए हैं? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप ही के यहाँ से क्यों पकड़ाते हैं, तो भैया ये बताओ कि जो आपके पार्टी में चले जाते हैं, पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई की फाइल खुली होती है। आपके यहाँ जैसे पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनकी फाइल कहाँ रख के आते हो? होम मिनिस्टर की तिजोरी में। ये तो बताओ आप क्यों कोसी जा रहे हैं? भाई मैं फिर बोलूंगी,
अभी एक व्यक्ति, एक मिडिल क्लास भी जब सब्जी लेने जाता है तो 2,000 रुपए में पहले 2 महीने की सब्जी आती थी, अभी 1 हफ्ते की सब्जी भी नहीं आ रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या कर रहे हो। आप संविधान की कस्में खा रहे हो, हमें गालियां दे रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए। नोटबंदी क्या संविधान ने सिखाया था आपको कि पब्लिक को सड़कों में खड़ा कर देना? कि संविधान ने कहा था कि हमें मिडिल क्लास का रिस्पेक्ट करना है, हमें किसानों का रिस्पेक्ट करना है, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। आपने किसानों के साथ क्या किया? 700 किसानों को मौत के कगार पे खड़ा कर दिया, उनको शहीद कर दिया। और आपके प्रधानमंत्री एक बार भी सदन में ये नहीं बोले कि अगर किसान 1.5 साल से एजिटेशन कर रहे थे सड़क पे तो मुझे दुख है कि उनकी मौत हो गई। आपने संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पे ले जाया गया, प्रधानमंत्री साहब बोले नहीं। क्या ये संविधान ने सिखाया है? कब तक कोसते रहेंगे? मुझे तो लग रहा है आपके पास सिवाय कांग्रेस के एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पाएंगे कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अभी तक तो 12वां साल, हर साल 2 करोड़, कितना गिनाऊं मैं, 22 करोड़ को नौकरियां दे देनी चाहिए थी आपको। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? महंगाई को भी आप 100 दिन में कम करने वाले थे। 100 दिन में आप युवाओं की दिक्कतों को भी कम करने वाले थे, महिला को सुरक्षित भी करने वाले थे। और आपने किया क्या? आप भूल गए क्या? हम सबको याद है, क्योंकि आपने हर वक्त, हर जगह पर आप अभी दंगों की बात कर रहे थे। आप जब 2014 में आए हैं, विदिन 6 महीने में 600 दंगे हुए हैं, मॉब लिंचिंग हुई है, लव जिहाद हो गया है। भूल गए क्या कि भतीजा मामा भतीजी को पकड़ के थाने, अरे सुनिए, थाने पे लेके चले गए थे, सड़कों पे मॉब लिंचिंग से मार रहे थे। आप भूल गए क्या? ये हमें संविधान सिखाता है क्या? म्यूजिक